हेलो दोस्तों, अग्र तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 69वें बीपीएससी परीक्षा 2023 के लिए टेस्ट सीरीज। और आज का जो हमारा टेस्ट है वो दृष्टि डिवीजन आईएएस का टेस्ट 6 है, जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है और ये जो सब्जेक्ट होगा आज का वो है पॉलिटी, राजव्यवस्था का टेस्ट होगा, टेस्ट 6। और इसमें हम राजव्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही जो करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल किए गए हैं वो अप्रैल मई 2023 के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी है, उनको इस टेस्ट पेपर में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम यहाँ पे टोटल 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट पॉलिटी के टेस्ट होंगे, साथ ही साथ जो है वो करंट अफेयर्स जो अप्रैल मई का है उसके प्रश्न इसमें इंक्लूड होंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया था? देखिए, कौन सा ऐसा चार्टर एक्ट था जिसके तहत जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी, जिससे पहले सिर्फ केवल यूरोपीय लोग ही देते थे, अब वो परीक्षा जो है वो भारतीय भी दे सकते हैं। तो ये किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। देखिए, जो चार्टर अधिनियम 1853 था ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम था और ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये उनके जो भी चार्टर होते थे, चार्टर श्रृंखला का ये अंतिम चार्टर था। और इसमें 3 बातें विशेष रूप से की गई थी। पहला ये किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसमें उसके विधायी, जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके जो विधायी और प्रशासनिक कार्य हैं, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। सेकंड जो इसमें किया गया था कि ये सिविल सेवा जो परीक्षा होती थी वो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। थर्ड इसमें किया गया था कि इसमें पहली बार जो है केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का बात किया गया था। क्वेश्चन सेकंड है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान स्थापित है। देखिए, जो न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान है वो अनुच्छेद 13 के तहत अंतर्गत है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 13 के अनुसार क्या है कि मूल अधिकारों में असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो भी विधियां होंगी वो शून्य मानी जाएंगी। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है। और ये जो शक्ति है, ये सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त होता है और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का एकात्मक स्वरूप है? देखिए, जो सरकार का एकात्मक स्वरूप है वो स्वीडन में है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, स्वीडन। स्वीडन में सरकार का एकात्मक स्वरूप है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इन दोनों में ही जो है वो सरकार का संघात्मक रूप है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। देखिए, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत ऐसा संशोधन संसद की विशेष बहुमत से, अर्थात सदन की जो कुल सदस्य संख्या तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है विशेष बहुमत का प्रावधान है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, जो संविधान में संशोधन है ना वो सिर्फ 368 के तहत नहीं होता है, इसके अलावा भी संशोधन होता है और वो है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत। 2 के तहत क्या है कि जो भी नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की जाती है वो अनुच्छेद 2 के तहत की जाती है, और जो भी नए राज्यों की सीमाओं, नामों में परिवर्तन किया जाता है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। परंतु ये दोनों ही जो संविधान संशोधन किया जाता है ये विशेष बहुमत से नहीं होता है, बल्कि ये साधारण बहुमत से होता है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई पंचायत विघटित हो जाती है तो चुनाव आयोजित किए जाएंगे। देखिए, जो पंचायतों के चुनाव की बात की गई है संविधान में वो अनुच्छेद 243 ई के तहत किया गया है। जो भी पंचायतों का गठन किया जाएगा वो 5 वर्ष के लिए पंचायतों का गठन होगा। इनका कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष होगा। अगर ये 5 वर्ष से पहले विघटित हो जा रही हैं या इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ये विघटित हो जा रही हैं तो पंचायतों के लिए जो है उनके गठन के लिए पुनः जो है चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि या तो ये 5 साल का टर्म पूरा करके विघटित होंगी तो चुनाव होगा, या इनके विघटन की तिथि से जो 6 माह के बाद जो है चुनाव कराने की स्थिति होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 6 माह में चुनाव कराए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की बात करता है? देखिए, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की बात करता है अनुच्छेद 263। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, अनुच्छेद 263। इसके तहत जो है राष्ट्रपति एक ऐसी संस्था का गठन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाएगा और ये प्रारंभ हुआ था सरकारिया आयोग के सुझाव देने पर। तो सरकारिया आयोग के सुझाव पे ही जो है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था
और राष्ट्रपति ने इसको सबसे पहले जो है 1990 में स्थापित किया था। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो राज्यों के बीच जो भी उत्पन्न विवाद होते हैं उनकी जांच करना और ऐसे विवादों पर परामर्श देना जिससे राज्य अथवा केंद्र तथा राज्यों का जो है समान हित उनसे जुड़ा हो, समान हित हो, उसमें दोनों को सबको बराबरी का मौका मिले। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित हो जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात संविधान में किया गया है वो आर्टिकल 352 के तहत किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल की बात। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस दौरान जो है अनुच्छेद 19 वो स्वतः समाप्त हो जाता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 मूल अधिकार जो हमें प्रदान किए गए हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं और उनके निलंबन के लिए कोई अलग से राष्ट्रपति को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना में शब्दों के प्रकट होने के क्रम में सही का चयन करना है। देखिए प्रस्तावना में जो भी शब्द दिए गए हैं, जो शब्द पहले आते हैं, जैसे भारत, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणतांत्रिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं, तो इस क्रम में जो उनका शब्द आता है सबसे पहले वो समाजवादी आता है, फिर न्याय आता है, फिर समता आता है, फिर बंधुत्व आता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए न्याय, कितने न्याय की बात संविधान में किया गया है तो ये भी ध्यान रखिएगा। टोटल जो है वो 3 न्याय की बात संविधान में किया गया है, समता 2 समता की बात किया गया है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता की बात किया गया है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का भी बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदान नहीं किया गया है। देखिए जो नीति से तत्वों की बात संविधान में किया गया है वो भाग 4 के तहत किया गया है और भाग 4 में जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो दिया गया है वो 36 से लेके 51 तक जो है वो डीपीएसपी की बात किया गया है संविधान में। इसके तहत जो है मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में जो शिक्षा की बात है वो डीपीएसपी के तहत नहीं किया गया, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। मातृभाषा में जो शिक्षा की बात करता है वो अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350, 335, 350 और 351 के तहत किया गया है। जबकि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना इसकी बात की गई है, इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 43 बी में कहा गया है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथकीकरण है अनुच्छेद 50, इसके तहत जो है बात किया गया है। तो इन दोनों का बात तो किया गया है डीपीएससी, परंतु मातृभाषा में शिक्षा की बात नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, विधि का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। देखिए जो विधि का शासन है ये अवधारणा दिया था एवी डाइसी ने, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, एवी डाइसी के द्वारा ये दिया गया था विधि के शासन की बात। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के विषय में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। मूल अधिकारों को बारे में ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। देखिए ये गलत है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये नागरिकों के साथ ही कुछ जो मूल अधिकार हैं वो भारतीयों विदेशियों को भी प्राप्त है। ये ध्यान रखिएगा, वो विदेशियों को भी प्राप्त है और ये प्रकृति में निरपेक्ष होते हैं। देखिए ये निरपेक्ष नहीं है, ये सापेक्ष में प्राप्त होते हैं, तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और थर्ड है कि ये न्यायोचित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जो मूल अधिकार होते हैं वो न्यायोचित होते हैं, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत सीधे जा सकते हैं। इस वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नागरिकता की समाप्ति का एक कारण नहीं है। देखिए जो नागरिकता की समाप्ति की बात किया गया है, यानी नागरिकता की जो बात संविधान में किया गया है वो संविधान के भाग 2 के तहत किया गया है और इसके लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वो नागरिकता की बात किया गया है। और इसमें जो नागरिकता को त्यागने की बात किया गया है तो इसके लिए जो अधिनियम आया था, नागरिकता अधिनियम 1955, ये ध्यान रखिएगा, 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था उसमें ये बताया गया है कि 3 कारण से जो है वो नागरिकता समाप्त हो सकती है। उसके लिए 3 कारण दिया गया है, उसमें एक है त्यागना, एक है बर्खास्तगी और एक है वंचन। तो तीनों ही कारणों से जो है नागरिकता समाप्त होती है। तो इसलिए जो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इन तीनों ही तरीकों से जो है वो नागरिकता का त्याग हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखिए जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था उस समय जो संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो जब उस समय संविधान बना था तो उस समय टोटल तो 395 अनुच्छेद थे। ये ध्यान रखिएगा, 395 तो अनुच्छेद थे, इसके साथ ही 8 अनुसूचियां थी। ये ध्यान रखिएगा, 8 जो थी वो अनुसूचियां थी, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो ये भी ध्यान होना चाहिए, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान सिविल संहिता की बात करता है। देखिए जो समान सिविल संहिता है उसकी जो बात करता है वो अनुच्छेद 44 करता है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। और ये अनुच्छेद 44 जो है
ये समान सिविल संहिता की जो बात किया गया है, ये संविधान का जो भाग 4 है, इसके अंतर्गत जो डीपीएसपी है, जिसमें 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद शामिल हैं, इसके तहत जो है बात की गई है। इसमें होता क्या है कि अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा राज्य। यद्यपि कि यह जो है ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है, फिर भी इसे अभी तक संसद के द्वारा कानून के रूप में लागू नहीं किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें घटक सही सुमेलित नहीं है? कौन से घटक हैं जो वो सही सुमेलित नहीं है? देखिए, संघ सूची में 97 विषय हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। राज्य सूची में 66 विषय हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। समवर्ती सूची में देखिए 51 विषय नहीं है, ये गलत सुमेलित है, ये गलत है, बल्कि 47 विषय हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य का बजट कौन पारित करता है? देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है संविधान में, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और ये अनुच्छेद 365 दोनों के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो जो राज्य का बजट होगा वो संसद के अंतर्गत आ जाता है, संसद उसको पारित करती थी। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, संघीय शासन प्रणाली के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है? संघीय शासन प्रणाली की बात किया गया है यहाँ पे। देखिए, जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। बी कह रहा है कि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत एक संघ है। देखिए, ये गलत है, कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि भारत जो है वो संघ है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग संविधान में हुआ ही नहीं है। और थर्ड है कि भारतीय संघ प्रणाली अमेरिका से प्रेरित है। देखिए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, भारत का जो संघ प्रणाली है वो हमने अमेरिका से नहीं बल्कि वो हमने कनाडा से लिया है, तो ये जो कनाडाई मॉडल है उससे प्रेरित है, इस वजह से सेकेंड सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? तो संविधान की जो मूल संरचना का बात किया गया है, तो ये पहली चीज तो ये मूल संरचना का जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये केशवानंद भारतीवाद में दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये केशवानंद भारतीवाद में दिया था। इसी को जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे बोला था कि मैं अपने निर्णयों के द्वारा ये बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से जो न्यायिक समीक्षा है, जिसके अलावा कोई भी कानून बनता है तो न्यायपालिका क्या करती है, उस कानून का निरीक्षण करती है, समीक्षा करती है कि ये कहीं जो भी मूल अधिकार है उसका हनन तो नहीं कर रहा है, तो उसी को समीक्षा करना कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उसके एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था? देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ये 1976 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में कुछ संशोधन किया गया था। जैसे इसमें क्या है ना कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। तो प्रस्तावना का संशोधन तो हुआ था क्योंकि इसमें प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये ध्यान रखिएगा, ये जो समाजवादी प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 नए शब्दों को शामिल किया गया था। और तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह का सम्मेलन किया गया था। देखिए, जो सशस्त्र विद्रोह का सम्मेलन किया गया था अनुच्छेद 352 के तहत, ये 42वां संविधान संशोधन नहीं था, ये 44वां संविधान संशोधन था, ये ध्यान रखिएगा। और जो थर्ड है, शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया, तो जो इसको जो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया था वो 86वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था, जो कि 2002 में हुआ था। इस प्रकार जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, प्रस्तावना का संशोधन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए, जो मूल कर्तव्यों की बात किया गया संविधान में वो अनुच्छेद 51A के तहत किया गया है और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया था। टोटल जो है वो 11 मूल कर्तव्य संविधान में दिए हुए हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। कर का भुगतान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, परंतु देखिए होता क्या है कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने अनुशंसा किया था कि कर का भुगतान करना भी मूल कर्तव्य होना चाहिए, परंतु इसको शामिल नहीं किया सरकार ने, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत कौन सा राज्य के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, संविधान में जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य की परिभाषा देता है। इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है कि कौन कौन जो है वो राज्य के अंतर्गत शामिल होंगे। तो देखिए, इसमें LIC ऑफ इंडिया, गेल और HDFC बैंक, ये तीनों जो है ये तीनों ही राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो अनुच्छेद 12 के तहत कहा गया था कि भारत सरकार तथा संसद अर्थात केंद्र सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग जो होंगे वो सरकार में आएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार तथा विधायिका
अर्थात जो राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग हैं वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो सभी स्थानीय निकाय हैं, सभी नगर पालिके, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार समिति, ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा और भी जो निकाय हैं, चाहे वो सांविधिक निकाय हो चाहे वो गैर सांविधिक निकाय हो, जैसे LIC, ONGC, गेल, ये सभी जो है आएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यहाँ तक कि राज्य के एक उपकरण के रूप में जो काम करने वाली निजी संस्था या कोई भी एजेंसी है वो भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत आती है। जैसे उसमें LIC हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, तो ये सभी जो है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन किया गया था। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो पहला राज्य बना था भाषाई आधार पर वो आंध्र प्रदेश बना था। इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो निर्माण किया गया था वो अक्टूबर 1953 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा को कितने सत्र लगे। देखिए, जो संविधान तैयार किया गया था वो टोटल जो तैयार होकर तिथि आई थी वो 26 नवंबर 1949 की तिथि थी, और इसके बीच में जो भी टाइम लगा था वो टोटल 11 सत्र का आयोजन किया गया था इस बीच में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 11 सत्र। देखिए, जो पहला सत्र हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 का हुआ था। ये भी कभी कभी पूछता है पहला सत्र कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और जो सबसे आखिरी सत्र था वो 14 नवंबर 1949 को हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने डैश शासन प्रणाली के अंगीकृत किया है। देखिए, जो भारत सरकार के पास जो शासन प्रणाली है, जिस शासन प्रणाली को भारत ने अंगीकृत किया है वो संसदीय शासन प्रणाली। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली। और इसको हमने जो है ब्रिटेन, जापान और कनाडा की तर्ज पे लिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख राज्य सूची में नहीं किया गया है। देखिए, संविधान में जो है 3 सूचियां दी हुई हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी, तो एक तो संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। जनगणना जो है ये केंद्र सूची है, जिसको हम लोग संघ सूची कहते थे, ये संघ सूची का विषय है। मत्स्यन जो है ये राज्य सूची का विषय है, और पथकर जो है ये भी राज्य सूची का विषय है। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्य सूची का विषय नहीं है वो हो जाएगा जनगणना। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये एक सांविधिक निकाय है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, सांविधिक निकाय है, अर्थात ये संवैधानिक नहीं है। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसकी जो स्थापना किया था सरकार ने 1993 में किया था, और संसद ने एक एक्ट पारित किया था, वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया था। उसके तहत जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार ये जो है एक सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है। देखिए, जो सहकारी समितियों की बात किया गया है अभी वो संवैधानिक रूप से जो शामिल हैं वो भाग 4 में शामिल हैं। भाग 4 में जो DPSP है, DPSP के तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और ये जो संविधान में संशोधन किया गया था ये 97 संविधान संशोधन था, जो कि 2011 में हुआ था। इसके तहत 2 संशोधन किया गया था। एक तो अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 19 के तहत ये कहा गया था कि जो सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है वो हमारा मूल अधिकार है। इसके साथ ही इसमें जो संविधान में DPSP में जो संशोधन किया गया वो 43B को शामिल किया गया था। 43B में जो है वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए ये राज्य में एक नए नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसको शामिल किया गया था। इस प्रकार जो सही जवाब है वो ऑप्शन में तो नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो संशोधन था वो 97 में संविधान संशोधन था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। देखिए, जो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक माने जाते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल माने जाते हैं। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, पुंछी आयोग संबंधित है। देखिए, पुंछी आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंधियों के लिए गठन किया गया था, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधियों के लिए। जो उस समय अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी थे, जो उस समय भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ये उनके अध्यक्ष थे पुंछी आयोग के। और इसका जो उद्देश्य था वो आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान प्रणाली में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। इसी उद्देश्य से जो है पुंछी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति की बात किया गया है ये संघ की कार्यपालिका में आता है, और इसके लिए जो संविधान में वर्णन है वो भाग 5 में कहा गया है कि अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक जो है वो संघ की कार्यपालिका की बात किया गया है। इसके तहत जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और अप्रत्यक्ष में भी इसका जो निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें जो है संसद के दोनों सदनों के जो सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ ही जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो संसद के दोनों सदनों के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
सदस्य शामिल होते हैं। राज्य जो विधान परिषदें हैं उनके सदस्य शामिल नहीं होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों। इसके अलावा जो दिल्ली और पुद्दुचेरी जो तो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है, 3 विधानसभाओं के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? देखिए, जो भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है वो हो जाएगा इसका शैडो कैबिनेट। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, शैडो कैबिनेट। जो शैडो कैबिनेट होता है ये ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की अनूठी संस्था है और इसका जो गठन करते हैं ये ब्रिटेन में विपक्षी जो दल होता है, विपक्षी दल के द्वारा इसका गठन किया जाता है और सत्तारूढ़ जो मंत्रिमंडल होता है उसको संतुष्ट करने के लिए और अपने सदस्यों को भविष्य में मंत्री पद के लिए तैयार करने तो इसका गठन किया जाता है। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है शैडो कैबिनेट जैसी, तो इस वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। बल्कि और भी जो ऑप्शन है उसको चेक कर लेते हैं। जो संसदीय प्रणाली की विशेषता है उसमें राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। जो वास्तविक अध्यक्ष होता है, जो वास्तविक शक्तियां होती हैं, प्रधानमंत्री के पास में होती है। इसके साथ ही जो संसदीय प्रणाली की विशेषता है भारत में वो है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जिसमें जो मंत्री होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है दोहरी सदस्यता होती है, अर्थात जो मंत्री होते हैं वो विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं और बहुमत दल का शासन होता है। जो भी राजनीतिक दल को ज्यादा सीटें प्राप्त होती हैं वही सरकार अपना बनाती है। तो ये सभी जो है वो संसदीय प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चलिए, सही नहीं है, यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो पहला है इसमें कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष जो है लोकसभा की सदस्यता की निर्भरता के प्रश्न पर निपटारा करता है। देखिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही ये अंतिम फैसला लेता है कि दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को जो है उसकी निर्भरता, उसकी सदस्यता समाप्त किया जाए। सेकंड कह रहा है कि सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है परंतु बराबरी की स्थिति में मत देता है। देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो वैसे तो मत नहीं देता है परंतु उसके पास निर्णायक मत का अधिकार होता है। अगर मत बराबरी की स्थिति में आ रहा है तो वो अपना निर्णायक मत दे करके अपना फैसला बताएगा। थर्ड है कि वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाता जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है परंतु इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा गलत नहीं होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात जो तीनों ही स्टेटमेंट थे वो सही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो चलिए देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है। देखिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए संविधान में उसके कोई भी न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया, इसलिए तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड है कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है। देखिए, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है कि कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है कार्यकाल कितना होगा, परंतु इसके तहत जो है वो 3 प्रावधान किए गए हैं। वो है कि या तो उसकी आयु जो है वो 65 वर्ष की आयु हो, मैक्सिमम जो है अपने 65 वर्ष की आयु तक जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह सकता है, या फिर वो अपना त्यागपत्र जो है वो लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, या राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद की जो सिफारिश होती है उस पर जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद से भी हटाया जा सकता है। थर्ड हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। बिल्कुल सही, जो सर्वोच्च न्यायालय का जज होता है उसको जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इस प्रकार जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। देखिए, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अंतर्राज्यीय जो परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है, और वित्त आयोग जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सभी जो है वो करेक्टली मैच है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संविधान की मूल संरचना, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था? देखिए, ये जो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये केशवानंद भारती जो भारती मामला था 1973 का, उसमें दिया था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद जो 368 के तहत जो संसद का संविधान संशोधन का अधिकार है वो उसको वहीं तक शक्ति देता है चेंज करने की जहां तक संविधान की मूल संरचना ना बदले। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। देखिए, जो गोलकनाथ का मामला था 1967 का,
इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दिया था कि मूल अधिकारों को अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए जो संसद है वो मूल अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही किसी अधिकार को वो वापस ले सकती है। ये गोलकनाथ मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। जो शंकरी प्रसाद मामला था 1951 का, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया था कि संसद में अनुच्छेद 368 के संशोधन की जो शक्ति है उसके अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, रिट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जिसको हम लोग हैबियस कार्पस कहते हैं। हैबियस कार्पस जो रिट है वो सार्वजनिक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। देखिए बिल्कुल सही है, जो हैबियस कार्पस रिट होती है उसमें जो है वो निजी व्यक्ति के तहत भी जारी होती है और उसके वो जो सार्वजनिक व्यक्ति है उसके तहत भी जारी किया जाता है। सेकंड है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है वो न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि कानूनी अधिकार के प्रवर्तन हेतु भी रिट जारी करता है। देखिए ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मूल अधिकारों के लिए करता है, जबकि जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत वो मूल अधिकारों के अलावा और भी चीजों के लिए जो रिट जारी करता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की जो शक्ति है वो विस्तृत है। थर्ड कह रहा है कि रिट अधिकार परीक्षा, जिसको को वारंटो इंग्लिश में कहते हैं, एक व्यक्ति को गलत तरीके से पद ग्रहण किए गए या उसके पद से निष्कासन का निर्देश देता है। देखिए ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई भी जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा की सदस्यता है तो किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। देखिए अगर राज्यसभा का निर्वाचित होना है, राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना है तो जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। इसका सही जवाब भी हो जाएगा 30 वर्ष। 25 वर्ष जो आयु होनी चाहिए, देखिए 25 वर्ष जो है वो लोकसभा के लिए और जो राज्यों की विधानसभा है उसके लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और जो 35 वर्ष की आयु होती है ये राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और जो राज्यपाल होता है, गवर्नर के लिए जो आयु होती है वो 35 वर्ष की होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। देखिए राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है या उससे सलाह ले सकता है और ये कहा गया है आर्टिकल 143 के तहत। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, आर्टिकल 143 के तहत ये कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य वर्ष की अवधि के लिए या कितनी आयु के लिए जो है पद पर बने रह सकते हैं। तो ये जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी पदावधि की बात कर रहा है, तो वो 6 वर्ष के लिए या 62 वर्ष के लिए अपने पद पे बने रह सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देखिए जो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु है ये यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष के लिए है कि वो अपने पद पर 6 वर्ष के लिए रहेगा या 65, जो भी पहले होगा उतने के लिए वो अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया है। देखिए जो जीएसटी लागू किया गया था उसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो 101वां संविधान संशोधन किया गया था। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, ये 2016 में किया गया था 101वां संविधान संशोधन और इसके तहत संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसको वो अनुच्छेद भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, ये 279A संविधान में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, सही आंसर बताना है। देखिए अनुच्छेद 165 वो राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है, तो इसको 4 से मैच कर देंगे। अनुच्छेद 243I, जो 243I है ये राज्य के वित्त आयोग की बात करता है, तो इसको 3 से मैच कर देंगे। और अनुच्छेद 340 जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है, तो इसको 1 से मैच कर देंगे। अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग की बात करता है, इसको 2 से मैच कर देंगे। तो जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घटक नहीं है। देखिए प्राकृतिक न्याय की बात किया गया है, पूछ रहे कौन सा उसका घटक नहीं है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी जो है वो प्राकृतिक न्याय की बात नहीं करता है। किसी व्यक्ति को बिना सुने उसकी निंदा की जा सकती है, बिना सुने आप किसी की निंदा कैसे करेंगे, ये तो देखने में ही गलत लग रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और बाकी जो प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं, किसी को भी स्वयं के विषय में निर्णायक नहीं बनना चाहिए और पक्षकार जो होता है वो प्रत्येक कारण और प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय को जानने की हकदार होता है। जो भी पक्षकार है वो सब जो भी निर्णय दिया गया है उसको जानने का वो हक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। देखिए जो मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं वो स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसके तहत जो संविधान में संशोधन किया गया था और संविधान में भाग 4A जोड़ा गया था
और जो अनुच्छेद जोड़ा गया था 51A के तहत टोटल जो है 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार प्रस्तुत किया था। देखिए जो संविधान सभा का पहली बार विचार दिया था वो एम एन रॉय ने दिया था। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, एम एन रॉय। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों का वर्णन करता है। देखिए जो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में किया गया है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। भाग 3 के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मूल अधिकारों की बात किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देखिए जो कोई भी राज्यपाल है उसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है और ये संघ की राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति उसके तहत आता है। और इसके लिए जो संविधान में वर्णन किया गया है वो भाग 6 के तहत और अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 167 के तहत जो है आर्टिकल दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। देखिए अगर आप विधान परिषद का सदस्य बन रहे हैं तो उसके लिए जो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 30 वर्ष जो है ये राज्य की विधान परिषद, इसके साथ ही जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए भारत में जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले मूल अधिकार की श्रेणी में आता था, परंतु संविधान में संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से संविधान ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसको आर्टिकल 300 के तहत जो है इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार केवल बना दिया गया है। इसलिए जो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कि क्वेश्चन में जो दिया है वो संवैधानिक अधिकार, बिल्कुल संविधान में इसका वर्णन है तो ये संवैधानिक अधिकार है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ये जो मूल अधिकार था, मूल अधिकार है उसको हटा करके जो लीगल राइट बना दिया गया है उसी को संवैधानिक अधिकार कहते हैं, तो संवैधानिक अधिकार के तहत आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में बताना है कि जो कौन से कथन है वो सही है। देखिए जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था इसके माध्यम से जो शिक्षा को शामिल किया गया था, आर्टिकल जो है 21A को जोड़ा गया था और देख लेते इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। इसके द्वारा अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया था जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 आयु वर्ग के लिए बच्चों के लिए मूल अधिकार बना दिया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित कर दिया, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शुरुआती देखभाल उनकी शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 45 जो डीपीएसपी के तहत जो है शिक्षा की बात के लिए कहा गया है कि जो भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी जो शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा है उसकी व्यवस्था जो है सरकार करेगी। थर्ड है कि इसमें अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। देखिए इसमें क्या है कि मूल कर्तव्य जोड़ा गया 51A, इसके तहत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो माता पिता या अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो शिक्षा से संबंधित हैं और ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का परिणाम नहीं है। देखिए 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था ये पंचायती राज संस्थाएं जो थी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D जो कि आरक्षण की बात करता है, पंचायतों में आरक्षण की बात करता है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य पर प्रयोज्य नहीं होता है। देखिए ये जो बात है ये 73वां संविधान संशोधन में नहीं कहा गया था, बल्कि ये 83वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 83वां जो संविधान संशोधन 2000 में हुआ था उसके तहत ये बात किया गया था। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। बिल्कुल सही, जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है 243I के तहत वो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। और सी है कि न्यायालयों को पंचायतों के चुनावी मामले में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया गया है। देखिए ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया, ध्यान रखिएगा, ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये बात कर रहा है नगर पालिका के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, ये नगर पालिका के बारे में बात किया जा रहा है। और जो नगर पालिका है ये जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय जो है वो 1991 में एक लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया जाता है जो 1992 में पास हो जाता है और उसके तहत जो है वो 74वां संविधान संशोधन किया जाता है और ये लागू हो जाता है 1993 से। और ये जो नया संवैधानिक संशोधन किया गया इसी को कहा जाता है नगर पालिका। और ये नगर पालिका के लिए एक नया संविधान में भाग जोड़ा गया जो था भाग 9A। ये संविधान में भाग 9A जोड़ा जाता है और इसमें जो अनुच्छेद होते हैं वो 243
पी से लेकर के 243 जेड जी तक होते हैं अनुच्छेद। और इसी के तहत ध्यान रखिएगा, ये जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसी के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी जाती है जो नगर पंचायत से संबंधित होती है। इसके तहत ये कहा जाता है कि कोई भी जो राज्य है वहाँ पे 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। जो 3 प्रकार की नगर पालिका का गठन किया जाएगा उसमें पहला होगा अर्ध सरकारी या संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर निगम पंचायत होगा। देखिए तो बिल्कुल सही है, जो नगर पंचायत की बात कह रहा है ये अर्ध सरकारी क्षेत्र के लिए है, तो ये तो सही सुमेलित है। सेकंड है कि नगर परिषद। देखिए जो नगर परिषद है ना वो बड़ा शहरी क्षेत्र नहीं है, बल्कि जो नगर पालिका परिषद है वो एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए है। तो ये बड़े नहीं बल्कि वो छोटे शहरी क्षेत्र के लिए है, इस वजह से ये तो गलत सुमेलित हो जाएगा। और थर्ड जो है कि नगर निगम छोटा शहरी क्षेत्र, देखिए ये भी गलत सुमेलित है क्योंकि जो नगर निगम है वो एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम बनाया जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात एक से अधिक ऑप्शन जो है वो गलत सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। देखिए भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहा जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसके लिए जो आर्टिकल संविधान में दिया गया है वो अनुच्छेद 148 है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, आर्टिकल 1948। देखिए जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये भारत सरकार का जो है लेखा विभाग का प्रमुख होता है और ये लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका जो स्थापना हुआ था ये अनुच्छेद 368 के तहत हुआ है, आर्टिकल 338 के तहत इसकी स्थापना हुआ है। इस प्रकार इसका सही जवाब ए हो जाएगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में सबसे पहले आया। देखिए जो न्यायिक समीक्षा है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है, ये न्यायपालिका का बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है भारत में, और ये पूछ रहा है कि सबसे पहले जो है इसको कौन से देश ने अपनाया था। देखिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले अपनाया था, इसका सही जवाब भी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है, सही आंसर देना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ हाई कोर्ट्स दिए हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र पूछ रहा है कहाँ कहाँ पे होगा। तो पहला है बम्बई उच्च न्यायालय, तो जो बम्बई उच्च न्यायालय का प्रभाव होगा वो दमन और दीव के दमन और दीव है वहां तक उसका प्रभाव होगा। मद्रास उच्च न्यायालय का जो होगा वो पुदुचेरी में होगा, और केरल उच्च न्यायालय का जो प्रभाव क्षेत्र होगा वो लक्षद्वीप तक होगा, और कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो उसका अंडमान और निकोबार द्वीप में होगा। इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए जो संविधान सभा की संचालन समिति थी ना, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का भाग 4 लिया गया है। देखिए जो संविधान भाग 4 है, भाग 4 में डीपीएसपी है, नीति निषेध तत्वों को लिया गया है, और ये जो नीति निषेध तत्व लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान में। देखिए जो डीपीएसपी है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है प्रावधानों का वर्णन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी संघवाद कहा है। देखिए जो भारत का संघवादी व्यवस्था है ये हमने कनाडा से लिया है, कनाडा के मॉडल पे अपनाया है, और इसको किसने जो है सौदेबाजी संघवाद कहा है, तो ये कहे हैं मॉरिस जोन्स ने। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, मॉरिस जोन्स ने जो है वो सौदेबाजी संघवाद कहा है, और पॉल एप्लबी ने इसको कहा है अति संघी, और आइवर जेनिक्स ने इसे एक मजबूत केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ कहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में विचार करना है। तो आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में विचार करना है और बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा कथन जो है वो सही होगा। तो चलिए प्रावधानों को देख लिया जाए। तो यहाँ पे प्रावधान दिया है पहला कि राष्ट्रीय आपातकाल को उद्घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है वो 352 है। 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, और ये अनुमोदन का जो समय है वो 2 माह नहीं है, यहाँ पे गलत दिया है, बल्कि वो 1 माह के भीतर उसको अनुमोदित किया जाना चाहिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इसका कि राष्ट्रपति शासन को संसद में साधारण बहुमत से स्वीकृति मिल जाती है। देखिए जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इसके लिए जो आर्टिकल दिया है वो 356 दिया हुआ है, और इसमें जो है संसद में जो बहुमत जो उसको लगाने की स्वीकृति होती है वो साधारण बहुमत से होती है। बिल्कुल सही सुमेलित है, और इसके लिए जो टाइम होता है
अनुमोदन का वो होता है 2 माह। 2 माह के अंदर इसको जो है अनुमोदन मिल जाना चाहिए। तो सेकंड तो सही हो जाएगा। थर्ड है वित्तीय आपातकाल एक बार में 6 माह तक जारी रह सकता है जब तक इसे और आगे न बढ़ाया जाए। देखिए, जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 360 के तहत उसकी घोषणा की जाती है और अभी तक भारत सरकार ने एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया है और इसकी घोषणा के लिए जो है वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है और ऐसा कोई भी टाइम नहीं दिया गया है कि एक बार में सिर्फ वो 6 माह तक जारी रहेगा और इसको आगे बढ़ाने के लिए फिर से जो है कोई अनुमोदन करना होगा, ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है। तो इस वजह से जो है ये थर्ड वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, केवल बी जो है वो सही होगा, केवल 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किया गया है। ठीक है, जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसकी स्थापना जो है वो 6 नवंबर 2007 को किया गया। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और ये जो स्थापना हुआ है ये आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 है इसके तहत जो है इसको अधिनियमित किया गया है। उसकी धारा जो है वो 14(1) के तहत इसको अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है। देखिए, जो राजभाषा से संबंधित भाग है वो है भाग 17। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, भाग 17। भाग 17 में जो अनुच्छेद है 343 से लेकर के 351 तक, यहाँ ये जो है ये राजभाषा से संबंधित है। देखिए, भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखिए, जो भारत निर्वाचन आयोग है इसके लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 324 के तहत जो है जो चुनाव का उत्तरदायित्व है, निर्देशन है, नियंत्रण है वो भारत निर्वाचन आयोग में निहित होगा और यह निकाय जो है वो भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं और देश में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संचालन जो है वो निर्वाचन आयोग करता है। तो चलिए इसका ऑप्शन स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या दिया है। तो पहला है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई। देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संविधान में इनकी कोई भी अर्हता निर्धारित नहीं की, जैसे विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, इस तरीके की कोई अर्हता निर्धारित नहीं किया गया है। इस प्रकार ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। सेकंड है कि भारत निर्वाचन आयोग का व्यय भारत की संचित निधि से नहीं लिया जाता। देखिए, बिल्कुल गलत है। जो इसका व्यय होगा निर्वाचन आयोग का वो भारत की संचित निधि में भारित होगा, इसलिए सेकंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा। थर्ड है, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है उसको अन्य नियुक्ति पर उसके लिए रोक लगाई गई है, तो इस तरीके से थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो जो सही हो जाएगा आंसर वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। देखिए, जो मूल अधिकारों की बात संविधान में किया गया है वो भाग 3 में इसकी बात किया गया है और संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मूल अधिकारों का वर्णन करता है। इसके तहत जो मूल अधिकार हैं वो कुछ तो केवल भारतीयों के लिए ही हैं और कुछ जो है वो भारतीयों के साथ साथ जो कुछ विदेशी हैं उनके लिए भी मूल अधिकार दिए हुए हैं। देखिए, जो भारतीयों के लिए केवल मूल अधिकार हैं, जो केवल भारतीयों के लिए हैं, तो भारतीयों के लिए जो है वो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है। 15 क्या है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में समता की बात करता है और 19 जो कहता है कि स्वतंत्रता के संबंध में जो 6 मूल अधिकार, जैसे वाक एवं स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और भी जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। और जो अनुच्छेद 29 है कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करना है, ये भी केवल भारतीयों के लिए है। जो अनुच्छेद 30 है कि शैक्षणिक संस्थानों की जो स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है वो अनुच्छेद 30 के तहत आता है और ये केवल भारतीयों के लिए है। इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21A हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, ऐसे जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी जो है वो विदेशियों के साथ साथ जो है वो भारतीयों के साथ साथ जो है वो विदेशियों के लिए भी है। तो चलिए फिर हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के जो तहत जो मूल अधिकार है वो केवल भारतीयों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। इसके अलावा जो बी कह रहा है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। देखिए, जो धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 26 की बात है और आर्टिकल 26 जो है ये भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए है। थर्ड है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। देखिए, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात किया गया है वो है अनुच्छेद 21 के तहत और अनुच्छेद 21 भी भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। तो इस प्रकार जो 63 का सही जवाब होगा वो केवल एक होगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखिए शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जिसमें सरकार का जो विधायी अंग है, कार्यकारी अंग और न्यायिक कार्य है, उनमें विभाजन की बात करता है और ये करता है अनुच्छेद 50 का सही जवाब सी हो जाएगा, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है उसके अनुसार जो राज्य है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है। देखिए जो हाई कोर्ट का एक जज होगा वो अपना जो त्यागपत्र देता है वो भारत के राष्ट्रपति को देगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। देखिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल के द्वारा होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो जो नियुक्ति करता है वो नियुक्ति जो संबंधित राज्य का जो है वो राज्यपाल करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ध्यान रखिएगा कि ये बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, साथ में 2 जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को किया गया था। देखिए जो नीति आयोग बना है ये योजना आयोग के जगह पे ही बना है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, इसका सही जवाब भी हो जाएगा 1 जनवरी 2015। देखिए जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। देखिए जो वीटो शक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है वो है अग्रेसित वीटो, इसका सही जवाब भी हो जाएगा, अग्रेसित वीटो जो है भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। और अत्यांकित वीटो जो होगा जिसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। जो निलंबनकारी वीटो है जिसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं ये भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा जो है एक पॉकेट वीटो भी जो है वो भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। 3 वीटो की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के साथ है और जो अग्रेसित वीटो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है बल्कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो महान्यायवादी जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, इसकी जो बात किया गया है संविधान में वो अनुच्छेद 76 के तहत इसकी बात किया गया है और ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसकी जो नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और ये ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का योग्य हो। अगर दूसरों शब्दों में कहें तो भारत का एक नागरिक हो, राष्ट्रपति की राय में उसे 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या फिर वो 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत किया हो या फिर वो राष्ट्रपति के मतानुसार जो है कोई भी न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो तो उसको जो है महान्यायवादी बनाया जाएगा। ठीक है, जो महान्यायवादी के लिए जो स्टेटमेंट दिया है उसको चेक कर लेते हैं। पहला है कि महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, देखिए भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो भारत का न्यायवादी होता है वो देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। और थर्ड है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, देखिए गलत स्टेटमेंट है। वो संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग तो लेता है, भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं दे सकता, ये ध्यान रखिएगा, उसको मत का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से थर्ड वाला तो गलत हो जाएगा, सही होगा केवल 1, 2, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल कथन 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद की शपथ नहीं लेता है। देखिए कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक सांसद के रूप में जो है अपना शपथ ले चुका होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय विधेयकों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। संसदीय विधेयक के बारे में हमें बताना है हमें। तो जब भी कोई संसदीय विधेयक पारित होता है तो उसका लोकसभा और राज्यसभा में आने जाने में क्या स्थिति होती है, भंग होने पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी से संबंधित जो है ये कथन दिए हुए हैं। चलिए कथनों को देख लेते हैं। तो पहला है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में लोकसभा में पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाता है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर लोकसभा भंग हो गई है और ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा में कोई विधेयक पारित हो गया है परंतु वो राज्यसभा में लंबित है तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। सेकंड है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा में अस्वीकृत विधेयक जो है वो व्यपगत नहीं होता है। देखिए भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर किसी विधेयक को जो है वो राज्यसभा में वो लंबित है लेकिन उसको लोकसभा ने अस्वीकृत कर दिया उस विधेयक को, तो वो विधेयक जो है वो समाप्त नहीं होगा। थर्ड है कि लोकसभा भंग हो जाती है, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा में लंबित विधेयक चाहे वह लोकसभा द्वारा प्रेषित हो या राज्यसभा द्वारा प्रेषित हो
वो व्यपगत हो जाता है अर्थात वो समाप्त हो जाता है। देखिए ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है उस समय जो भी लोकसभा में लंबित विधेयक होता है, चाहे उसको लोकसभा ने भेजा हो चाहे उसको राज्यसभा ने भेजा हो, वो विधेयक जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है। देखिए अगर कोई भी अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है, अगर उस पे जो है लोकसभा का ध्यान आकर्षित करना है तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव पेश होता है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है। इसमें जो है सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व भी इसमें शामिल होता है और ये ध्यान रखिएगा जो स्थगन प्रस्ताव होता है ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। देखिए जो निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव ये किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है और ये जो है जो सरकार की नीतियां होती हैं उनका निंदा करने के लिए लाया जाता है और ये प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में पेश होता है और इसको जो है विपक्षी दल इसको पेश करता है। कटौती प्रस्ताव जो होता है ये अनुदान के भाग के रूप में सरकार द्वारा वित्त विधेयक में विशिष्ट आवंटन की चर्चा के लिए इसको लाया जाता है कि जो भी उसमें मांग की जा रही आवंटन की जो राशि होती है, जो मांग किया जाता है उसके विरोध करने के लिए जो है ये लाया जाता है कटौती प्रस्ताव। तो क्वेश्चन के साथ जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, संसदीय कार्यवाही के साधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए जो संसदीय कार्यवाही के संबंध में देखते हैं, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, तत्पश्चात पूरक प्रश्नों का पालन नहीं किया जाता है। देखिए जो संसद का पहला घंटा होता है, पहला घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल होता है और इस दौरान जो है सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः जो मंत्री होते हैं वो उत्तर देते हैं और इसमें जो है वो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग तारांकित प्रश्न कहते हैं, पहला जो होता है वो तारांकित प्रश्न होता है। दूसरा जो होता है वो अतारांकित प्रश्न होता है और थर्ड जो होता है वो अल्प सूचना का प्रश्न होता है। तो जो तारांकित प्रश्न होता है इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर दिया जाता है वो मौखिक दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर जो है मौखिक दिया जाता है और इसके बाद जो है वो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब मौखिक उत्तर देंगे तो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसका जो आंसर है वो लिखित दिया जाता है, रिटन में इसका आंसर दिया जाता है और इसके बाद जो है वो कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और जो अल्प सूचना का प्रश्न होता है उसके तहत जो भी लोक महत्व और जो भी बहुत आवश्यक प्रकृति के मामले होते हैं उसको उसमें उठाया जाता है और इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए आपको कम से कम 10 दिन पूर्व नोटिस देकर के ही आप पूछ सकते हैं और इसका भी जो आंसर है वो मौखिक ही दिया जाता है। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है कि तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, बिल्कुल सही है, उत्तर तो मौखिक रूप से दिया जा रहा है। तत्पश्चात पूरक प्रश्नों का पालन नहीं किया जाता, देखिए गलत हो गया, मौखिक उत्तर दे रहे हैं तारांकित प्रश्नों में और पूरक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड है अतारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है वो लिखित रूप में दिया जाता है जिसके बाद पूरक प्रश्न आ सकते हैं, देखिए बिल्कुल गलत है। ये भी जो अतारांकित प्रश्न है वो लिखित रूप में उसका उत्तर दिया जाता है परंतु उसके बाद कोई भी पूरक प्रश्न नहीं आते हैं, इस वजह से सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड है अल्प सूचना का प्रश्न, इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, देखिए बिल्कुल सही है, इसका जो अल्प सूचना का प्रश्न होता है इसका उत्तर जो है मौखिक रूप का दिया जाता है और इसमें जो है वो 10 दिन पूर्व नोटिस देकर के पूछा जाता है। तो केवल 3 ही स्टेटमेंट इसमें जो है सही है, थर्ड वाला ही, और 1 और 2 जो है गलत हो गया। तो क्वेश्चन में गलत ही पूछ रहा है तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, धन विधेयक के लिए पूछ रहा है। देखिए जो धन विधेयक की बात किया गया है वो आर्टिकल 110 के तहत किया गया है इसमें, और ये भी ध्यान रखिएगा जो धन विधेयक है इसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और जो लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा जो स्पीकर होता है वही ये निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है, केवल लोकसभा में पेश करते हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि पारित न होने से संबंधित आने वाली समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही लोकसभा में लाया जाता है, तो और इस वजह से इसमें जो है संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है, इस वजह से जो है 74 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, अधिकरण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए जो संविधान में आर्टिकल 323 का और 323 का जो है ये अधिकरण से संबंधित अनुच्छेद है, इसमें जो 323 का है ये केवल लोक सेवा के मामले में अधिकरण की स्थापना का अधिकार देता है और जो अनुच्छेद 323 का है वो
अन्य मामले जैसे कराधान हो गया, भूमि सुधार हो गया, किराया हो गया, किराएदारी अधिकार हो गया, श्रम हो गया इत्यादि के लिए जो है उसके अधिग्रहण के लिए स्थापना का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 323 का है ये केवल संसद के द्वारा जो है इसका गठन किया जाता है, और जो 323 ख है इसके तहत जो अधिकरण का गठन किया जाता है वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की विधायी क्षमता के अंतर्गत ये आने वाला जो है वो अधिकरण होता है। चलिए हम जो है ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 323 का केवल लोक सेवा के मामले में अधिकरण की स्थापना का अधिकार देता है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो 323 का के तहत अधिकरण होता है वो केवल लोक सेवा के मामले में स्थापना का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 323 का के तहत अधिकरण संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा गठित किए जाते हैं। देखिए गलत हो गया। 323 का के तहत जो अधिकरण का गठन हुआ है वो केवल संसद करता है, ना कि राज्य विधानमंडल करता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। थर्ड है कि बिहार में केंद्रीय और राज्य दोनों प्रशासनिक अधिकरण है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का वो केवल ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर जो क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज संस्था के संबंध में बिना जड़ की घास शब्द का प्रयोग किया? देखिए जो पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा है वो कहा है जीवीके राव समिति ने। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, जीवीके राव समिति ने कहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद है जिसको जीएसटी काउंसिल कहा जाता है, जो जीएसटी काउंसिल है इसके अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का वित्त मंत्री। सही जवाब इसका भी हो जाएगा। जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो इसकी बात करते हैं। जो काउंसिल के लिए संविधान में अनुच्छेद है वो भी ध्यान रखिएगा, उसका है 279 का के तहत जो है ये जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। देखिए जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है जिसको हम लोग सीवीसी कहते हैं, इसमें होता क्या है कि ये केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक मुख्य संस्था के रूप में ये कार्य करती है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया कि ये केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करती है। सेकेंड है कि इसकी स्थापना जो है वो 1964 में कार्यकारी संकल्प के द्वारा किया गया था। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, जो इसकी स्थापना किया गया था वो 1964 में केंद्र सरकार के कार्यकारी संकल्प के द्वारा किया गया था, और इसकी जो सिफारिश की थी वो भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम जो समिति है उसके द्वारा इसकी जो है सिफारिश किया गया था। थर्ड है कि सीवीसी में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जिसको अध्यक्ष कहते हैं, और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। देखिए सीवीसी में क्या होता है कि एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 या 2 से कम जो है वो सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो ये 3 वाला भी स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया है? देखिए जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष थी पहले, और 21 वर्ष से घटा के जो 18 वर्ष किया गया है वो अनुच्छेद जो संविधान संशोधन किया गया है वो 61वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1988 में इसके तहत इसको किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है? देखिए इनके लिए जो आरक्षण की बात किया गया है वो अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। 332 के तहत जो होता है राज्य की जो विधानसभा होती है वहां पे एससी के लिए जो है वो सीटों का आरक्षण किया जाता है। जो अनुच्छेद 330 है इसके तहत क्या होता है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत। और जो अनुच्छेद 333 है इसके तहत जो राज्य की विधानसभा होती है वहां पे जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके आरक्षण की बात किया जाता है, जो भी एंग्लो इंडियन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संबंधित है। देखिए जो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का जो निर्णय करता है सुप्रीम कोर्ट, वो जो उसकी शक्ति आती है वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। इसका सही जवाब भी हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार की बात संविधान में 131 अनुच्छेद के तहत किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित करना है। देखिए जो अशोक मेहता समिति है इसका जो गठन किया गया था वो 1977 में किया गया था। बलवंत राय जो मेहता समिति है इसका जो गठन किया गया था वो 1957 में किया गया था। और LM सिंघवी जो समिति है इसका जो गठन किया गया था वो 1986 में किया गया था। और जो जीवीके राव समिति है इसका जो गठन किया गया था वो 1985 में किया गया था। इस प्रकार जो है देखते हैं सबसे पहले जो गठन हुआ है वो बलवंत मेहता समिति का हुआ है नंबर 1 पे। सेकंड पे जो है 2 पहले आएगा। इसके बाद से जो गठन किया जा रहा है
वो किया जा रहा है अशोक मेहता समिति का। उसके बाद से जो गठन हो रहा है वो जीवीके राव समिति का हो रहा है। उसके बाद जो है वो एल एम सिंघवी समिति का हो रहा है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, 1, 4, 3 के अनुसार सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था वो पहला राज्य था राजस्थान। सही जवाब सी हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा यहाँ पे पंचायती राज का जो है उद्घाटन किया जाता है। इसके बाद जो अपनाता है वो अपनाता है आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश अपनाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है पीआईएल से संबंधित। देखिए पीआईएल से संबंधित जो कथन है उनको देख लेते हैं। तो पहला है कि पीआईएल की अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। बिल्कुल सही है, जो पीआईएल की उत्पत्ति हुई है ये अमेरिका में हुआ है और ये 1960 के दशक में इसको प्रारंभ किया गया था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है वह व्यक्ति अकेले ही न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। देखिए बिल्कुल गलत है। पीआईएल के तहत क्या होता है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो न्यायालय में नहीं पहुंच पाता है और उसके तरफ से न्याय मांगने के लिए कोई अन्य जो व्यक्ति होता है, चाहे वो कोई समाज सुधारक हो, वो जो है याचिका दायर करके उसके संबंध में न्याय मांगने की कोशिश करता है। तो इसमें पीड़ित व्यक्ति की बात नहीं होती, इसलिए ये गलत हो गया। थर्ड है कि जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। देखिए ये भी गलत स्टेटमेंट है। पीआईएल जो है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर नहीं होता है। पीआईएल जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, वहां पे भी दायर होता है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन बताना है राज्य विधान परिषद के बारे में। देखिए जो राज्य विधान परिषद के बारे में संविधान में बात किया गया है वो अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि संसद जो है वो एक विधान परिषद को भंग कर सकती है और जहां पे मतलब पहले से होगा उसको भंग कर सकती है और इसका साधारण बहुमत से सृजन कर सकती है। इसका जो सृजन भी होगा वो साधारण बहुमत से सृजन होगा और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्यों का बहुमत होता है या संबंधित विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित हो गया हो तो जो संसद होती है उसको साधारण बहुमत से पास करके राज्य विधान परिषद का गठन कर देती है। तो चलिए हम इसके लिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है विधान परिषद के सृजन या उत्साधन हेतु राज्य विधानसभा को साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा। देखिए बिल्कुल गलत है। अभी हमने क्या कहा कि संसद जो है वो साधारण बहुमत से पारित करेगी जब उस राज्य की विधानसभा उस बहुमत वहां पे विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित करे, ना कि साधारण बहुमत से। इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बी है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखिए बिल्कुल गलत है। जो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है वहां पे भी कुछ नामित सदस्य होते हैं, उसमें जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है वो 1/6 सदस्यों को किया जाता है, ना कि 1/3 सदस्यों को। तो ये ध्यान रखिएगा, इस वजह से बी वाला भी जो है वो गलत हो गया। सी है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो बिहार में विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो 75 है। इसका लिए सही जवाब इसका सी हो जाएगा। देखिए वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में पुरुषों और महिलाओं हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? देखिए जो पुरुषों और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात किया गया है वो बात किया गया है डीपीएसपी में, नीति संहिता तत्वों में, जो कि भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है वो डीपीएसपी की बात किया गया है। तो यहाँ पे जो है समान पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, राज्य के नीति संहिता तत्वों में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है? देखिए जो अवसर की समानता, जो भी राज्य के अधीन जो भी सेवाएं होती हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो अवसर की समानता की बात करता है वो अनुच्छेद 16 करता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखिए अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात है वो अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक जो है आपातकाल का प्रावधान है संविधान में। तो पहला इसका स्टेटमेंट है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में निहित है। बिल्कुल सही है, भाग 18 में जो है वो आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360। सेकंड ऑप्शन है इसका कि जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
देखिए जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं वो बिल्कुल सही है कि वो अगर किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तभी इसको किया जाता है, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। देखिए थर्ड स्टेटमेंट है आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 3 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है, 3 महीने के भीतर नहीं बल्कि 1 माह के भीतर इसको जो है अनुमोदन होना चाहिए। इस वजह से थर्ड वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है वो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कथनों पर विचार करना। देखिए वाक एक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 के तहत इसको दिया गया है, ये 19A में। इसके तहत क्या है, पहला कह रहा है कि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था शिष्टता नैतिकता को के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। बिल्कुल सही है, लगा सकता है। सेकंड कह रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मीडिया को समाचार प्रसारित करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थर्ड है कि ये अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों के लिए उपलब्ध है। देखिए ये गलत है, ये जो है ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो थर्ड जो गलत हो गया, सही केवल 1 और 2 है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में परिलक्षित करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है हमारी प्रस्तावना में, जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। थर्ड कह रहा है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो भी हमारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस प्रकार जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो सही है, ऑल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखिए कोई भी जो राजनीतिक दल होता है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए उसको कुछ क्राइटेरिया होता है जो उसको फुलफिल करना होता है। अगर वो फुलफिल करेगा तो जो चुनाव आयोग होता है वो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा देगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तो इसमें पहला कह रहा है कि राजनीतिक दल को किसी भी 4 या अधिक राज्यों में विधानसभा या लोकसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करना एवं किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतनी आवश्यक है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर कोई भी राजनीतिक दल है वो 4 या 4 से अधिक जो राज्य हैं वहां की विधानसभा या लोकसभा के जो भी आम चुनाव हो रहे हैं उसमें जो भी टोटल वैध मत पड़ रहा है उसका 6% वो मत प्राप्त करे, या फिर जो भी राज्य है वो राज्य से जो लोकसभा का जो आम चुनाव हो रहा है वो कम से कम वहां पे 4 सीटें जीते, तो उसको जो है राष्ट्रीय दल का जो है मान्यता प्राप्त होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकंड है कि दल को लोकसभा के आम चुनाव में सीटों में से कम 2% सीटें एवं ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीतनी आवश्यक है। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो लोकसभा का जो आम चुनाव है वहां पे कम से कम 2% सीटें जीते, और ये जो 2% सीटें है ये 3 राज्यों से होनी चाहिए। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। थर्ड है कि दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी जो आम आदमी पार्टी है, आप पार्टी है, इसको जो अभी राज्य स्तरीय राष्ट्रीय दल का जो दर्जा प्राप्त हुआ है इसका कारण यही था कि वो 4 या 4 से जो अधिक राज्य है वहां पे ये राज्य स्तरीय दल के रूप में उभर कर सामने आया हो। तो इसका उदाहरण अभी आप है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये आल जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है भारत में नागरिकता के संबंध में प्रावधानों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। तो पहला है नागरिकता को संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो नागरिकता है ना वो समवर्ती सूची के अंदर नहीं आती बल्कि वो संघ सूची के अंतर्गत आती है। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड है कि संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा उससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। अधिकार जो है दिया गया है नागरिकता के संबंध में वो केवल संसद को दिया गया है। थर्ड है भारतीय नागरिकता 4 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही है। जो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है वो 4 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, और वो है जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और देशीकरण के द्वारा। और ये जो प्रावधान किया गया है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इसको कहा गया है। ये 2 और 3 जो है सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 2 और 3 कथन जो है वो सही है। देखिए जो नागरिकता की बात किया गया है, नागरिकता भारतीय संविधान जो है उसमें भाग 2 के तहत है ये,
और अनुच्छेद जो है वो 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में जो है वो 2 प्रकार की समता की बात करता है, अवसर की समता और प्रतिष्ठा की बात करता है। सेकेंड है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है कि राज्य के नीति से तत्व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का निर्देश देता है। देखिए बिल्कुल सही है। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 47 है वो मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की बात करता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात जो आल है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या है। देखिए जो भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति है वह एक जो है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित मूल अधिकारों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से जो मूल अधिकार है वो संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात संविधान में किया गया है वो अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि देश के लाखों उपेक्षित और वंचित लोगों की रक्षा के लिए मानव दुर्व्यापार तथा बलाश्रम मतलब ऐसा काम जिसको आप जबरदस्ती काम करा रहे हैं, उस काम के बदले आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। और ये जो अधिकार है ये पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की बिक्री और खरीद, वेश्यावृत्ति, देवदासी, गुलामी रूप में जो भी मानव तस्करी होती है, जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसके खिलाफ ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 23। और जो अनुच्छेद 24 है वो देखिए कारखानों में बच्चों के नियोजन के निषेध की बात करता है कि जो भी 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको आप कोई भी असुरक्षित खदानों में कार्य के लिए आप नहीं लगा सकते। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार उस पर मानव दुर्व्यापार तथा बलात्कार का निषेध है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। सेकंड है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, देखिए ये गलत है, ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत नहीं आता है। थर्ड है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, देखिए गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भी इसके तहत नहीं आता है। फोर्थ है कारखानों आदि बच्चों के नियोजन का निषेध, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये आर्टिकल 24 के तहत आता है। और जो मानव दुर्व्यापार की बात करता है अनुच्छेद 23 के तहत आता है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में बात किया गया है। तो 1 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। देखिए ये जो बात कहा गया है कि भी लोकसभा में जो भी टोटल मंत्री बनाए जाएंगे वो लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे, ये बात किया गया था 2003 के 91वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया था। इस पर इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ के प्रशासन से संबंधी मामलों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य को निर्धारित करता है। देखिए राष्ट्रपति का जो सारे सूचनाओं की जानकारी देता है वो जानकारी देने का जो कर्तव्य होता है वो प्रधानमंत्री का होता है और ये कहा गया है अनुच्छेद 78 के तहत। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, आर्टिकल 78। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा का पदेन सभापति कहा गया है। उपराष्ट्रपति के पद की बात जो है वो आर्टिकल 63 के तहत की गई है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। देखिए जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती। सही जवाब ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है। उपराष्ट्रपति पद की बात जो की गई है वो आर्टिकल 63 के तहत किया गया है। और इसके चुनाव की जो बात की गई है, इसका चुनाव जो है वो आर्टिकल 66 में वर्णन है कि उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति नहीं होगी बल्कि इसका चुनाव होगा। तो देख लीजिए सही जवाब तो ए हो जाएगा, बल्कि तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और इनकी तो नियुक्ति करता है परंतु राष्ट्रपति की नहीं करता, इसलिए सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु महाभियोग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। देखिए जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का भाग है परंतु महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। देखिए जो राष्ट्रपति के महाभियोग की बात किया गया है वो आर्टिकल 61 के तहत किया गया है और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको उसके पद से हटाया जाएगा। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वहां के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, परंतु जो राज्य की विधानसभाएं होती है ना ये उसके महाभियोग में शामिल नहीं होती हैं, इसलिए जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद
द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है। देखिए हुआ क्या था, पहले जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, उन्होंने कहा कि जो भी राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा मंत्रिपरिषद के द्वारा वो मानने के लिए वो बाध्य है, वो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो ये तो 42वें संविधान संशोधन में उस सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। परंतु फिर जनता पार्टी की सरकार आती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में और जो 44वां संविधान संशोधन करती है 1978 का। इसके तहत कहा जाता है कि जो भी सलाह दिया गया है राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति एक बार उसको जो है वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। परंतु अगर वापस उसको मंत्रिमंडल के द्वारा दोबारा भेजा जाता है तो फिर उस विचार को मानने के लिए जो है वो बाध्य होगा। तो ये बात किया गया था 44वें संविधान संशोधन में, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को संसद सत्र शुरू होने के पश्चात किस समय सीमा के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए? देखिए जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के तहत है। अनुच्छेद 123 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है अगर संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करता है, और संसद के अवकाश के दौरान जो है राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश होता है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। यदि अध्यादेश को दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है तो फिर वो तो अधिनियम बन जाता है। अगर उसको सहमति नहीं मिलती है तो जो बैठक होती है तो बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति के बाद जो है वो अध्यादेश जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा 6 सप्ताह। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है? देखिए नीति आयोग का तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद जो है इसका भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, परंतु जो क्षेत्रीय परिषद है इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री नहीं होता बल्कि उसका अध्यक्ष जो है वो गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है। इसलिए सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं वो टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए सही जवाब इसका ए हो जाएगा। देखिए जो भारत का संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 के तहत कहा गया है जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा। तो टोटल कितने राज्य होंगे? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत जो है इन्हीं का संघ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए जो 11वीं अनुसूची की बात किया गया है, ये 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में से संबंधित है और इसके तहत जो है टोटल 29 मदे शामिल हैं 11वीं अनुसूची के तहत। तो इसमें जो है ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें विद्युत वितरण भी शामिल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये भी शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ये भी शामिल है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो सभी हैं ये 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया था? देखिए जो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में जो है द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों की स्वायत्तता की बात किया जाता है और इसके साथ ही जो है वो केंद्र में द्वैध शासन लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। यहाँ पे सही कथन बताना है। तो चलिए कथन देख लेते हैं। पहला जो है कि विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, जबकि विधि के समान संरक्षण की अवधारणा जो है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। देखिए बिल्कुल सही है। आर्टिकल 14 में जो है विधि के समक्ष समता की बात किया गया है और उसमें जो विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और जो विधियों का समान संरक्षण है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सेकंड है कि विधि के शासन को किसी संशोधन के द्वारा नष्ट नहीं किया जाता। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो विधि के शासन की बात किया है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक मूल विशेषता है संविधान की, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इस वजह से इसको जो है कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता है। थर्ड है संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। देखिए गलत है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात किया गया है वो अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है, ना कि 14 के तहत। तो केवल सही हो गया 1 और 2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कथन 1 और 2 जो है वो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल रहे हैं? देखिए कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो बिहार के राज्यपाल रहे हैं? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, जाकिर हुसैन। जो जाकिर हुसैन है ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, फिर जाके राष्ट्रपति भी बनते हैं। और अभी देखिए वर्तमान में क्या है कि जो रामनाथ कोविंद जो 14वें राष्ट्रपति थे भारत के, द्रौपदी मुर्मू के पहले रामनाथ कोविंद थे, तो ये भी जो है ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी जो है वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में उसकी गणपूर्ति क्या है? देखिए गणपूर्ति क्या होता है? तो गणपूर्ति या इसको कोरम भी कहा जाता है। तो गणपूर्ति या कोरम या क्या होता है? ये किसी भी कार्य को करने से पहले जो सदन में उपस्थित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की ये संख्या होती है
और इसकी बात किया गया है आर्टिकल 103 के तहत। और इसमें जो लोकसभा में होना चाहिए वो 1/10 भाग होना चाहिए कोरम। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 1/10 भाग जो है लोकसभा का वो गणपूर्ति है। अगर कोई भी कार्य आपको संसद में प्रारंभ करना है तो उसके लिए मिनिमम 1/10 सदस्य का उपस्थित होना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, इसके तहत जो है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, साथ ही उसको राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अनिवार्य प्रावधान है। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायती राज से संबंधित है और इसके चलिए प्रावधान देख लेते हैं। पहला है कि किसी गांव में ग्राम सभा का गठन, बिल्कुल सही है, ग्राम सभा का गठन होगा। पंचायतों के जो अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है जिसको ग्राम प्रधान भी कहा जाता है, तो जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। थर्ड है कि पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया। देखिए बिल्कुल सही है, जो पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिया गया है इसके लिए जो राज्य वित्त आयोग का गठन की बात किया गया है 243 आई, इसके तहत जो है पंचायतों को वित्तीय अधिकार भी दिए जाते हैं। इस प्रकार तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे, इसलिए सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता नहीं है। देखिए जो भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए थे। जैसे पहला क्या था कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई थी। इसके साथ ही दोनों स्तरों पर जो है वो विधान परिषदों में कार्य जो चर्चा की गई थी उनके चर्चा का दायरा बढ़ाया गया था। जैसे उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, बजट पे संकल्प रखने की अनुमति दी गई थी। और इसी 1909 के एक्ट के तहत ही जो प्रथम बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। और वो प्रथम भारतीय जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इनको जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। और इसी अधिनियम ने 1909 के एक्ट ने ही जो है पृथक निर्वाचन की बात करता है, जिसमें मुस्लिमों के लिए जो अलग सीटें आरक्षित करता है वो 1909 के एक्ट से ही किया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है कि विधान परिषद सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान किया गया, बिल्कुल दिया गया था। इसने जो है मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। इसी के तहत जो है पहली बार मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात किया गया था। थर्ड है कि इसने बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। जो बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी की शक्तियों को बहाल किया गया था वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, वो भारत 1861 का एक्ट था, इसलिए सही जवाब जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। देखिए जो न्यायिक समीक्षा की बात है जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू जो है हमने अमेरिकी संविधान से इसको ग्रहण किया है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों एवं कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना न्यायपालिका की शक्ति है। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि यह भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, बिल्कुल सही है। जुडिशियल रिव्यू को जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना है, तो ये भी सही है। थर्ड है कि भारतीय संविधान इसके बुनियादी ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। देखिए गलत है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने केशवानंद भारतीवाद में दिया था, परंतु वो संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। उसको सुप्रीम कोर्ट जो है अपने निर्णयों के द्वारा उसको बताता है कि कौन सा पार्ट जो होगा वो बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आएगा। तो थर्ड तो गलत हो गया, केवल जो सही होगा वो 1 एंड 2 होगा, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 जो है केवल सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। देखिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था वो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। और ये 2 अक्टूबर जो है वो महात्मा गांधी की जयंती है, इन्हीं की संध्या पे इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हैं और उस आर्टिकल्स में क्या प्रावधान किया गया है वो बात बताया गया है। तो आर्टिकल 243 है जो ग्राम सभा की बात करता है, बिल्कुल सही है। जो ग्राम सभा की बात है पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो संविधान का आर्टिकल 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो है वो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो पहला तो सही है कि ए जो है वो ग्राम सभा संबंधित है, और 243 जो आई है ये वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की बात करता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और थर्ड है 243 के ये पंचायतों का खाका लेखा परीक्षण करता है, देखिए गलत है, ये सुमेलित नहीं है। जो 243 के है ये पंचायतों के चुनाव की बात करता है, उसके निर्वाचन की बात करता है, इसलिए सी जो है वो सही सुमेलित नहीं होगा, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसी को बाद में
संविधान की प्रस्तावना स्वीकार कर लिया गया। सेकंड है कि आर्थिक स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता की बात जो है वो प्रस्तावना में नहीं किया गया है, ये गलत है, बल्कि वहां पे जो है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात किया गया है, ना कि समानता की बात। इस वजह से सेकंड तो गलत हो जाएगा। थर्ड है भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में न्यायिक आर्थिक न्याय प्रस्तावना में निहित है। बिल्कुल सही है, 3 प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ए और सी सही है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। मूल अधिकारों या मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है, देखिए गलत है। मूल अधिकार जो है वो नागरिकों के साथ साथ जो गैर नागरिक हैं उनके लिए भी है, विदेशियों के लिए भी है। इसके साथ जो संस्थाएं हैं, जो कंपनियां हैं, उनको भी मूल अधिकारों के तहत अधिकार दिया गया है। और मूल कर्तव्य जो है ये केवल भारतीयों के लिए ही है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड है कि मूल अधिकारों की तरह मूल कर्तव्य भी न्यायोचित है, देखिए बिल्कुल गलत है। मूल अधिकार जो है वो न्यायोचित है, अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, परंतु मूल कर्तव्यों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सी है वर्ष 1978 में संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए। देखिए जो नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं वो 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 का, इसके तहत जो स्वर्ण सिंह समिति है उसकी सिफारिश पे शामिल किया गया था और संविधान के भाग 4A जोड़ा गया था संविधान में। इसके तहत जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। टोटल जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। तो तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत है, कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के वायसराय के पदनाम में परिवर्तित किया? देखिए जो गवर्नर जनरल है पहले उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था, बाद में गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया और ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। और जो पहले वायसराय बने भारत के वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के पहले वायसराय बने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं है? देखिए दिल्ली और पुदुचेरी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, इन तीनों की जो है विधानसभाएं हैं, परंतु लद्दाख की विधानसभा नहीं, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। किस समिति ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश किया है? देखिए जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सिफारिश किया था वो LM सिंघवी समिति ने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ए LM सिंघवी समिति, जिसका गठन जो है वो 1986 में राजीव गांधी की सरकार के समय किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। बिहार में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। देखिए जो ऑपरेशन प्रहार बिहार में प्रारंभ किया गया है वो गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रारंभ किया गया है और इसके तहत जो है वो एंटी लिकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है शराब की अवैध बिक्री को रोका जा रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। बिहार सरकार के बेफिक्र ऐप का उद्देश्य क्या है? देखिए जो बेफिक्र ऐप है ये बिहार सरकार का आधिकारिक बाढ़ प्रबंधन ऐप है, जिसे प्रभावी बाढ़ नियंत्रण के लिए वास्तविक समय अलर्ट और सामुदायिक सहभागिता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह राज्य के जल संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, जल संसाधन प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। मई 2023 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? देखिए जो 2023 में बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो पटना जिले में किया गया था, तो ऑप्शन में तो नहीं है, इसलिए सही जवाब इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका जो उद्घाटन किया था वो जो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और इसके जो समापन समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, वो मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। पटना मेट्रो रेल का पहला कॉरिडोर कहां से कहां तक संचालित होगा? देखिए जो पटना मेट्रो रेल के अंतर्गत 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इसके तहत जो है वो 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पहला जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है दानापुर से शुरू होगा और खीनीचक तक जाएगा। पहला जो है वो दानापुर से खीनीचक तक जाएगा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ये पहला कॉरिडोर है। और जो सेकंड कॉरिडोर है वो पटना जंक्शन से शुरू होगा और वो जाएगा न्यू ISBT तक, तो जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है ये इसके सेकंड कॉरिडोर का भाग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए किस ऑनलाइन ट्यूशन ऐप के साथ एक साझेदारी ऐप बनाया है, किसके साथ? तो देखिए जो 9 से 12 तक के छात्रों के लिए जो फ्री ट्यूशन दिया जाएगा, इसके लिए जो ऐप बनाया है, और उस ऐप पे क्या होगा कि 24/7 तक उसकी पहुंच प्रदान होगी, उस पर लाइव ट्यूशन मिलेगा, और इसके लिए जो बनाया है वो फिलो ऐप बनाया है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, फिलो ऐप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन है, दिमा हसाओ एक क्षेत्र है। देखिए जो दिमा हसाओ क्षेत्र है
ये असम का क्षेत्र है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये असम में एक क्षेत्र है। यहाँ पे हुआ क्या था कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है, जो दिमा हसाओ जिले में संचालित थी, उसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी उपस्थिति में राज्य सरकार और केंद्र के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस वजह से ये न्यूज में था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो दिमा हसाओ है ये सिक्किम में है और ये सबसे कम आबादी वाला जिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। हाल ही में मेरी लाइफ माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। देखिए, जो मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और इन्होंने जो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, इसी दिवस से पहले जो जलवायु परिवर्तन के लिए युवा कार्यों को उत्प्रेरित करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरी लाइफ। और ये जो मेरी लाइफ की संकल्पना है, इसकी परिकल्पना जो है वो COP 26 में ही किया गया था, जिसमें नासमझ और व्यर्थ उपभोग के बजाय सचेत और सुविचारित उपयोग पर जोर दिया गया था COP 26 में ही। और ये जो इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस था, उसकी जो थीम थी 2023 की जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। पट्टनम एक पुरातत्व स्थल है। देखिए, जो पट्टनम पुरातत्व स्थल है ये केरल का है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, केरल का एक पुरातत्व स्थल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। टेम्पो मिशन का नेतृत्व किया जाता है। देखिए, जो टेम्पो मिशन है ये ट्रोपोस्फेरिक उत्सर्जन प्रदूषण की निगरानी के लिए ये नासा का एक मिशन है, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ये नासा का जो है एक मिशन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। 76वें कांस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने पाल्मे डी और पुरस्कार जीता है। देखिए, जो 76वां कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है, इसमें जो पाल्मे डी और पुरस्कार जीता है वो फिल्म है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। और ये जस्टिन ट्रॉयड के द्वारा निर्देशित यह फिल्म है। यह एक बौद्धिक थ्रिलर, महिला जो है उसमें उस पे केंद्रित है ये, जिसमें अपने पति की हत्या का ही आरोप लगाया जाता है इस फिल्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का आयोजन भारत और किसके बीच हुआ है। देखिए, जो समुद्र शक्ति 2023 में इसका आयोजन किया गया है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। ये एक नौसैनिक अभ्यास था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक नौसैनिक अभ्यास था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। सांख्यिकी में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, सांख्यिकी के क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है वो CR राव को किया गया। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, CR राव। इनका पूरा नाम है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। 133 नंबर क्वेश्चन है, दीपक भूरिया, मोहम्मद तामुद्दीन, निशांत देव किस खेल से जुड़े हैं। देखिए, इनका जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, मुक्केबाजी से संबंधित हैं ये। अभी हाल ही में जो ताशकंद के उज्बेकिस्तान में आयोजन किया गया है विश्व मुक्केबाजी का, उसमें इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसको जारी करता है रिपोर्टर्स साइंस बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और ये एक वार्षिक रिपोर्ट होती है। और इसमें अभी जो भारत का स्थान है वो है, अभी इसमें जो भारत का स्थान है वो टोटल 180 देशों में भारत का स्थान 161वां स्थान। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, भारत का जो स्थान है वो 161 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। भारत में दुर्लभ काले बाघों का एकमात्र आवास है। देखिए, भारत में जो काले बाघों का एकमात्र आवास है जो कि दुर्लभ है, ये है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा के जो है मयूरभंज जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। LSD और साइलोसिबिन उदाहरण है। देखिए, ये उदाहरण है साइकेडेलिक से। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। साइकेडेलिक क्या होता है कि ये दवाओं का एक समूह है जो धारणा, मनोदशा और विचार प्रक्रिया को बदल देता है, जबकि व्यक्ति है वो स्पष्ट रूप से सचेत होता है। इसमें जो 2 सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले दवाएं हैं वो साइकेडेलिक्स, डी-लिसर्जिक एसिड, डाइथाइलेमाइड, LSD जिसको कहा जाता है, और साइलोसिबिन है। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे बनाया गया है। देखिए, भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया है वो कर्नाटक में बनाया गया है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, कर्नाटक के बंगलुरु में जो है इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन है भारत का। देखिए, केरल जो है वो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। सूर्यांशु है, तो सूर्यांशु क्या है। तो देखिए, सूर्यांशु जो है वो केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कारपोरेशन की एक डबल डेक सौर ऊर्जा से संचालित एक पर्यटक नौका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो एक सौर संचालित नौका है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। भारत में किस दिन को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा या मनाया जाता है। देखिए, जो समानता दिवस मनाया जाता है
वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा 14 अप्रैल। और ये BR अम्बेडकर का जो है वो जन्म दिवस है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। बिहार का सबसे बड़ा बेवरेज बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया है। देखिए जो बिहार का सबसे बड़ा बेवरेज बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया है वो बेगूसराय जिले में किया गया है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित में से किस संस्थान को परम सुपर कंप्यूटर मिलने जा रहा है। देखिए जो IIT पटना है, IIT पटना में जो है उसने CDEC के साथ एक समझौता किया है, उसके तहत जो है इसको एक सुपर कंप्यूटर प्राप्त होगा और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन किसने किया है। देखिए जो पुस्तक है राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, इसके जो लेखक है ये जो भाजपा नेता है उषा विद्यार्थी ने इस बुक को लिखा है और इसका जो विमोचन किया गया है वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किया गया है। ये बिहार के जो है वो राज्यपाल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। कौन सा नगर निगम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। देखिए जो पटना नगर निगम है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। जो पटना नगर निगम है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो बनाई गई डिजिटल मुद्रा है ई-रूपी, उसको लॉन्च किया है जिसको RBI ने, और अब इसको जो है अपनाने वाला पहला नगर निगम बन जाएगा पटना नगर निगम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। मिशन परिवर्तन संबंधित है। देखिए जो मिशन परिवर्तन का संबंध है ये बिहार के अस्पतालों के मरीजों को अनुकूल बनाने से संबंधित, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 नंबर क्वेश्चन है। राज्य में ट्रांसजेंडर की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु बिहार चुनाव के लिए राज्य आइकन किसे बनाया गया है। देखिए जो ट्रांसजेंडर समुदाय की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो राज्य चुनाव आयोग है उसने जो है राज्य आइकन बनाया है और वो बनाया है मोनिका दास को। इसका सही जवाब हो जाएगा 146 का बी, मोनिका दास को बनाया गया है। और जो मोनिका दास हैं इनको जो है भारत की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में ये पटना में केनरा बैंक में कार्यरत हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। बिहार में विजयोत्सव किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए जो विजयोत्सव की तिथि है वो मनाई जाती है 23 अप्रैल को। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वहाँ 23 अप्रैल को क्या होता है कि जो बाबू वीर कुंवर सिंह थे जिनका अभी हाल ही में 2023 में इनका 165वां विजयोत्सव मनाया गया है, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपना जीत हासिल किया था उसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। हाल ही में मरचा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। यह चावल बिहार के किस जिले से संबंधित है। देखिए जो मरचा चावल को भी GI टैग दिया गया है तो मरचा चावल जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला। इसके अलावा भी देखिए बिहार में जो है जर्दालू आम को GI टैग है, भागलपुर का करतनी चावल को है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को है, मगध क्षेत्र का जो मगही पान है उसको GI टैग है और मिथिला के मखाना, इन चीजों को जो है GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। अंजनी कुमारी किस खेल से संबंधित है। देखिए जो अंजनी कुमारी है इनका जो संबंध है वो भाला फेंक से, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। और जो अंजनी कुमारी है ये जमुई जिले की रहने वाली हैं और अभी जो बंगलुरु में आयोजित किया गया है इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 उसमें इन्होंने भाला फेंक जो प्रतिस्पर्धा हुआ है इसमें इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। बिहार दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। देखिए जो बिहार दिवस मनाया जाता है तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और ये मनाना प्रारंभ किया गया था 2010 से। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 2010 से जो है वो मनाया जाता है और अभी जो 2023 में मनाया गया है ये 111वां बिहार दिवस जो है वो मनाया गया है। इस प्रकार से ये टेस्ट हमारा समाप्त होता है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।